और आप देख रही हैं हमारा चैनल ट्रेडिंग से टक्कर। साथ ही अभी सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल और दबा दें बेल आइकन। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर। भारतीय महिला क्रिकेट टीम एक वक्त वनडे वर्ल्ड कप से बाहर होने की कगार पर थी। हार की हैट्रिक लग चुकी थी, फिर जोश जज्बे और जुनून से लबरेज होकर टीम इंडिया ने ऐसी बाजीगरी दिखाई कि वो वर्ल्ड चैंपियन बन गई। लेकिन क्या आपको पता है कि टीम इंडिया का कौन सा खिलाड़ी कितनी उम्र का है और वहाँ किस राज्य से ताल्लुक रखता है? बात करते हैं स्मृति मंधाना की। 18 जुलाई 1999 से 29 वर्ष की, मुंबई से। बात करते हैं हरमनप्रीत कौर, 8 मार्च 1991, 36 साल, मोगा की है। जेमिमा रोड्रिग्स, बात करें 5 सितंबर 2000, मुंबई महाराष्ट्र की है। दीप्ति शर्मा की बात करें तो 24 अगस्त 1997, आगरा उत्तर प्रदेश की है। शेफाली वर्मा की बात करें तो 28 जनवरी 2024, रोहतक हरियाणा की खिलाड़ी है। ऋचा घोष के बारे में बात करें तो 28 सितंबर 2023, 22 साल की, सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल की रहने वाली खिलाड़ी है। उमा छेत्री की बात करें तो 27 जुलाई 2022, 23 साल की उम्र में घोलाघाट जिला असम की रहने वाली। बात करते हैं अमनजोत कौर की। 1 जनवरी 2000, 25 साल की उम्र है इनकी, मोहाली पंजाब में रहने वाली है। प्रतिका रावल की बात करें तो 1 सितंबर 2000, उम्र इनकी 25 साल, दिल्ली की रहने वाली खिलाड़ी। क्रांति गौड़, 11 अगस्त 2003, 22 साल, गुहारा मध्य प्रदेश की रहने वाली। हरलीन देओल, 21 जून 1998, चंडीगढ़ की रहने वाली है। रेणुका सिंह ठाकुर, 1 फरवरी 1996, 29 साल, शिमला की रहने वाली है। स्नेहा राणा की बात करें तो 18 फरवरी 1994, 31 साल की, देहरादून की रहने वाली खिलाड़ी है। चन्नी रेड्डी की बात करें तो 4 अगस्त 2004, चित्तूर आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। राधा यादव की बात करें 21 अप्रैल, 25 साल की, कांदिवली मुंबई की रहने वाली है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। बिहार के कटिहार जिले में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नामदार ने छठ महापर्व को इसलिए भी ड्रामा बताया कि ताकि बिहार के लोग आरजेडी पर गुस्सा उतारे और आरजेडी को पराजित करे। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि आरजेडी ने कांग्रेस को कट्टा दिखाकर सीएम का नाम भी घोषित करा दिया। आरजेडी के पोस्टर से पूर्व सीएम लालू यादव की तस्वीर के गायब होने पर पीएम मोदी ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, आरजेडी कांग्रेस के पोस्टर्स को देखिए, वो वर्षों यहाँ के मुख्यमंत्री रहे जो बिहार में जंगल राज लाए, उनकी तस्वीरें या पोस्टर में गायब है या छोटी सी लगी है जो दूरबीन से भी नहीं दिखती। अपने पिता का नाम लेने में शर्म क्यों आ रही है? कौन सा पाप है जिसे आरजेडी वालों को बिहार के नौजवानों से छिपाना पड़ रहा है? कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा, जो बिहार को प्रताड़ित करते हैं, जो बिहारियों को गालियां देते हैं, उनको कांग्रेस ने प्रचार के बुलाया है ताकि आरजेडी को आपके गुस्से का सामना करना पड़े। कांग्रेस जानती है कि अगर इस बार भी आरजेडी हार गई तो उसकी राजनीति हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और कांग्रेस उसको वोट बैंक पर कब्जा कर लेगी। पीएम मोदी ने कहा है कि अलग राज्यों में कांग्रेस के नेताओं से बिहार के लोगों से के लिए जानबूझकर अपमानजनक बातें बुलवाई जा रही है। केरल के कांग्रेस नेता ने बिहार के लोगों की तुलवड़ा भीड़ से कर दी। बात करते हैं ये भी कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा। विपक्ष पर निशाना साधते हुए मोदी ने कहा, ये लोग वोट पाने के लिए सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं। आपके हक का अनाज वे घुसपैठियों को देना चाहते हैं। भारत के संसाधनों पर सिर्फ यहाँ के नागरिकों का ही हक है, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी के लोगों को कट्टा की कट्टरपंथी ही पसंद है। बात करते हैं इस दौरान पीएम मोदी ने सीएम नीतीश कुमार के लिए कामों को भी गिनाया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से बिहार की बहनों के खाते में 10-10 हज़ार रुपये पहुँच रहे हैं। अभी तक 1.40 करोड़ रुपये बहनों के खाते में पैसा आ चुका है। डबल इंजन की एनडीए सरकार का बहुत बड़ा फायदा है। फायदा ये है कि दिल्ली और पटना से निकला एक रुपया सीधे आपके खाते में आता है और कोई चोर लुटेरा लूट नहीं सकता। तो बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। विदेश मंत्रालय MEA सचिव नीना मल्होत्रा ने सोमवार को 3 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में अरब राजपूतों के साथ एक परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। इसमें दोनों पक्षों के बीच सहयोग को मजबूत करने के प्रयासों पर चर्चा की गई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट पर कहा, सचिव दक्षिण ने सोमवार को नई दिल्ली में अरब राजपूतों के साथ एक परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में भारत और अरब राज्य लीग के बीच सहयोग को मजबूत करने के प्रयासों पर चर्चा हुई। बता दें कि भारत के अरब राज्य लीग एलियस बनाने वाले देशों के साथ घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध है। एलियस को अरब लीग भी कहा जाता है। ये संबंध काफी पुराने समय से चले आ रहे हैं, जब व्यापारी विद्वानों और राजनयिक अक्सर अरब सागर और भारत को पश्चिम एशिया और अरब द्वीप प्रायद्वीप से जोड़ने वाले स्तरीय मार्गों से ज्ञान और व्यापार का आदान प्रदान करते थे। भाषा और धर्म के संबंधों के मध्य से एक साझा सांस्कृतिक विरासत इन ऐतिहासिक संबंधों को ऊर्जा प्रदान करती है। अरब लीग की स्थापना 1945 में काहिरा में हुई थी, जिसमें शुरुआत में इन देशों के विभिन्न हिस्सों को बढ़ावा देने के लिए 7 सदस्य थे। वर्तमान में लीग में अरब जगत
के 22 सदस्य देश, जिनमें उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व के देश शामिल है। बात करते हैं अरब के लीग के देश भारत के विस्तारित पड़ोस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत इस क्षेत्र के साथ अपने संबंधों को गहरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर साझा विचार और मजबूत आर्थिक रणनीति संबंध भारत अरब संबंधों की नींव है। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार सवरेज नहर, लाल सागर और अदन की खाड़ी से होकर गुजरता है, जो इन संबंधों को और भी महत्वपूर्ण बनाता है। विदेश मंत्रालय के अनुसार जहां भारत आज प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से है और वैश्विक व्यापार गतिशीलता के भविष्य को आकार देने की अपार क्षमता वाला एक वैश्विक खिलाड़ी है, वहीं एलएस और उसके सदस्य के देश अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे और आर्थिक साझेदारी के कई अवसर प्रदान करेंगे। बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। दिल्ली की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है और स्थिति बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र राज्य की एजेंसी को कड़ी फटकार लगाई, जब ये सामने आया कि दिल्ली में एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन काम ही नहीं कर रहे। कोर्ट ने साफ कहा कि जब मॉनिटरिंग ही नहीं होगी तो हवा सुधरेगी कैसे और GRAP जैसी योजनाएं लागू कैसे होगी। सुनवाई के दौरान अमिकस क्यूरी अपराजिता सिंह ने बताया कि दिल्ली के कई मॉनिटरिंग स्टेशन काम ही नहीं कर रहे। उन्होंने मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से यह भी कहा कि दिवाली के दौरान 37 में से सिर्फ 9 स्टेशन ही चल रहे थे। उन्होंने सवाल उठाया, अगर स्टेशन ही नहीं चलेंगे तो ये कैसे पता चलेगा कि GRAP कब लागू करना है। अपराजिता सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि CAQM और CPCB को निर्देश दिया जाए कि वे प्रदूषण बढ़ने से पहले ही कदम उठाए। उन्होंने कहा कि बिना डेटा के प्रदूषण नियंत्रण की रणनीति सही समय पर लागू ही नहीं हो सकती। मुख्य न्यायाधीश BR गवाई ने CAQM और CPCB को निर्देश दिया कि वह एक विस्तृत रिपोर्ट जमा करे जिसमें बताया जाए कि मॉनिटरिंग स्टेशन चालू करने और प्रदूषण रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। कोर्ट ने साफ किया कि एजेंसियों की लापरवाही जनता की जान जोखिम में डाल रही है। सुनवाई के दिन दिल्ली का औसत AQI 316 दर्ज किया गया, जो कि बहुत खराब श्रेणी के अंदर आता है। शहर के 28 मॉनिटरिंग स्टेशन ने AQI 300 से ऊपर रिकॉर्ड दर्ज किया। एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI हवा की गुणवत्ता को आंकने का पैमाना है। इसमें 0 से 50 को अच्छा, 51 से 100 को संतोषजनक, 101 से 200 को मध्यम, 201 से 300 को खराब, 301 से 400 को बहुत खराब और 401 से 500 को गंभीर श्रेणी में रखा जाता है। करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के मिर्जागुड़ा में सोमवार को 3 नवंबर 2025 की एक सुबह भयानक बस दुर्घटना में एक ही परिवार की दुनिया उजाड़ दी। एक ही परिवार के 3 बहनें जो अपने भविष्य की ओर अग्रसर हो रही थी, एक रिश्तेदार की शादी में शामिल होकर जब हैदराबाद अपनी पढ़ाई के लिए लौट रही थी तो तभी यह हादसा हो गया। इस दर्दनाक हादसे में तीनों बहनों की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे पूरा इलाके में मातम छा गया। विकाराबाद जिले के तांडूर के एलियागुड निवासी इन तीनों बहनों की पहचान नंदनी, साई, प्रिया और तनुषा के रूप में हुई। तीनों बहनें हैदराबाद में अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही थी। नंदनी डिग्री फर्स्ट ईयर की छात्र थी, जबकि साई प्रिया डिग्री 3rd ईयर और तनुषा MBA की छात्र थी। हाल ही में एक रिश्तेदार की शादी समारोह में शामिल होने के लिए ये अपने गांव आई हुई थी। परिवार के लिए खुशियों से भरा पल था, लेकिन जब वह सोमवार की सुबह हैदराबाद के लिए रवाना हुई तो रास्ते में हुए इस भीषण हादसे ने सब कुछ छीन लिया। इस हादसे में इनकी दर्दनाक मौत के साथ ही इस बस दुर्घटना में मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 24 हो गई, जिससे पूरे क्षेत्र में शोक की लहर छा गई। तेलंगाना में हुए इस भीषण हादसे में जीवित बचे लोगों में से एक ने बताया कि बस चालक के पीछे की सीटों पर बैठे अधिकतर यात्रियों की दुर्घटना में मौत हो गई, जबकि कंडक्टर के पीछे वाले सीटों पर बैठे लोग बच गए। जीवित बचे व्यक्तियों ने इस भयावह घटना के बारे में बताया, वह बस में सो रहा था, तभी एक जोरदार धमाके से उसकी आंख खुली और उसने खुद को बजरी में आधा दबा पाया। एक ही उसने मीडिया से कहा, कई लोग बजरी के नीचे दब गए। ट्रक विपरीत दिशा से आ रहा था, बस के बाईं ओर बैठा था। हम तो किसी तरह बाहर निकल गए, लेकिन बस चालक के पीछे बैठे लोग नहीं निकल पाए और उनमें से कुछ की मौत हो गई, जबकि कंडक्टर से 3 पंक्तियां पीछे बैठा था। बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। एयर इंडिया की फ्लाइट A1 174 रविवार 2 नवंबर 2025 को सैन फ्रांसिस्को से दिल्ली जा रही बस को बीच रास्ते में तकनीकी गड़बड़ी की आशंका के कारण उलान बातर मंगोलिया में एहतियात लैंडिंग करनी पड़ी। फ्लाइट क्रू को उड़ान के दौरान एक संभावित तकनीकी समस्या का संदेह हुआ, जिसके बाद सुरक्षा के लिहाज से विमान को मंगोलिया के उलान बातर एयरपोर्ट पर उतारने का निर्णय लिया गया। एयर इंडिया के अनुसार वे अपने साझेदारों के साथ मिलकर यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने में लगे हैं और जल्द से जल्द सभी को उनके गंतव्य दिल्ली पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। कोलकाता होते हुए उड़ान संख्या AI 174 उलान बटोर में सुरक्षित उतारेगी और अब तक तकनीकी जांच चल रही है। एयर इंडिया के एक अधिकारी ने कहा कि इस आपातकालीन स्थिति के कारण यात्रियों को असुविधा के लिए हमें खेद है। हम सभी यात्रियों की सहायता के लिए अपने सहयोगी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। एयर इंडिया में यात्रियों
और चालक दल की सुरक्षा हमारे लिए सबसे ऊपर है। वहीं एयरलाइन ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी और कहा 2 नवंबर को सैन फ्रांसिस्को से कोलकाता हुए दिल्ली जा रहे विमान AI 174 को मंगोलिया की उड़ान बटोर में एहतियात उतारा गया, क्योंकि उड़ान चालक दल को रास्ते में तकनीकी समस्या का संदेह हुआ था। विमान उड़ान बटोर में सुरक्षित रूप से उतार लिया गया और आवश्यक जांच जारी है। एयरलाइन ने पोस्ट में आगे लिखा, हम सभी यात्रियों की सहायता के लिए अपने सहयोगियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और साथ ही सभी को जल्द से जल्द उनके गंतव्य तक पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। इस अप्रत्याशित स्थिति के कारण यात्री को हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। बिहार के सहरसा लखीसराय में चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने सोमवार 3 नवंबर 2025 को कहा, पीएम मोदी को अलग से एक अपमान मंत्रालय बनाना चाहिए ताकि वे विपक्ष पर बार बार अपमान का आरोप लगाने में जो समय बर्बाद करते हैं वह ना करे। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने महिलाओं से आह्वान किया कि वे राज्य सरकार से 10,000 रुपये ले लें, लेकिन एनडीए को वोट कतई न दें, क्योंकि इस सरकार की नीयत साफ नहीं है और यह 10,000 रुपया राजनीतिक घूस है। प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि बिहार में कोई डबल इंजन की सरकार नहीं बल्कि सिंगल इंजन की सरकार है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चला रहे। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हमेशा अतीत की बात करते हैं, ये लोग हमेशा कहीं न कहीं किसी से अपमान की बात निकाल लेते। कर्नाटक में कहा कि विपक्ष ने कर्नाटक का अपमान किया, पश्चिम बंगाल में गए तो पश्चिम बंगाल के अपमान की बात की, तो बिहार में कह रहे कि विपक्षी दल बिहार का अपमान कर रहे हैं। कांग्रेसी नेता ने प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए कहा, मेरा सुझाव है कि प्रधानमंत्री एक नया मंत्रालय बना दे और उसका नाम अपमान मंत्रालय रखे, ताकि उनका समय व्यर्थ न हो और वह बड़ी बड़ी सूचियां निकाल देते हैं। इसने गाली दी, उसने गाली दी, अपमान किया, वह खुद क्या सूची चलाएंगे, यह अपमान मंत्रालय बना देगा। प्रियंका गांधी ने दावा किया कि बिहार में 65 लाख से ज़्यादा लोगों के वोट काट दिए गए, जिसका मतलब है कि इन लोगों के अधिकार खत्म कर दिए गए। उन्होंने कहा, वोट जनता को कई सारे अधिकार देता है और अगर यही चला जाएगा तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा। वोट चोरी जनता के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है। कांग्रेस नेता ने बिहार सरकार की महिलाओं से संबंधित योजना का हवाला देते हुए नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार बिहार चुनाव से हफ्ते भर महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये देने की घोषणा करते हैं। ये 10,000 रुपये 20 साल से कहाँ थे। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। उज्जैन तकिया मस्जिद गिराए जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। याचिका दाखिल कर तकिया मस्जिद गिराए जाने को बरकरार रखने के मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दे देगी है। याचिका में आरोप लगाया गया कि मध्य प्रदेश सरकार ने महाकाल मंदिर के लिए पार्किंग एरिया बढ़ाने के लिए 200 साल पुराना मस्जिद को गिरा दिया है। बात करें, याचिकाकर्ताओं की मांग है कि मध्य प्रदेश के फैसले पर स्टे लगाया जाए और मस्जिद गिराए जाने की निष्पक्ष जाँच हो। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले 13 लोगों ने याचिका दाखिल की। याचिका के अनुसार मस्जिद को साल 1985 में विधिवत वक्फ के रूप में नोटिफाई किया गया था और 200 सालों से मस्जिद के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन जनवरी में इसे अवैध घोषित कर मनमाने तरीके से गिरा दिया गया। याचिका में कहा गया कि यह तोड़फोड़ पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991, वक्फ अधिनियम 1995, अब एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता और विकास अधिनियम 1995 और भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापना में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 का उल्लंघन है। याचिका में दावा किया गया कि मस्जिद तोड़े जाने से पहले सरकार की ओर से की गई भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में अनियमितता है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि मध्य प्रदेश के सरकार ने अधिग्रहण का झूठा मामला बनाने के लिए इलाके में अनाधिकृत कब्जेदार अतिक्रमण हटाने करने वालों को अधिग्रहण के लिए मुआवजा दे दिया गया। याचिकाकर्ता ने कहा कि उन्होंने मस्जिद दोबारा बनवाने के लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का रुख किया था, लेकिन यहाँ याचिका खारिज कर दी गई, जिसके बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से आग्रह किया कि अंतरिम राहत के तौर पर हाईकोर्ट के आदेश पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी जाए, ताकि राज्य सरकार उस जगह कोई और निर्माण न कर सके। साथ ही याचिकाकर्ताओं ने ध्वस्तीकरण की निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। दिल्ली के जंतर मंतर पर सोमवार 3 नवंबर 2025 को उन परिवारों की आवाज गूंजी जिनके बच्चे रूस के युद्ध में मैदान में फंसे हुए हैं। राजस्थान के जयपुर से लेकर पंजाब, हरियाणा और तेलंगाना तक 20 से अधिक परिवार जंतर मंतर पहुंचे और सरकार से मांग की कि उनके बच्चों को जल्द से जल्द भारत वापस लाया जाए। परिवारों ने जंतर मंतर पर गुहार लगाई, हमारे बच्चों को वापस लाओ। दिल्ली के जंतर मंतर पर सोमवार को देश भर से आए दर्जनों परिवार ने वहां एकत्र होकर सरकार से गुहार लगाई कि उनके बच्चों को जल्द से जल्द भारत वापस लाया जाए। इन परिवारों का कहना है कि उनके बेटे नौकरी या पढ़ाई के बहाने रूस भेजे गए थे, लेकिन अब वे रूस यूक्रेन युद्ध के फ्रंट लाइन पर लड़ने को मजबूर है। जयपुर, पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना जैसे राज्यों से आए परिजनों ने बताया कि बच्चों को विदेश भेजते वक्त कहा गया था कि उन्हें फैक्ट्री में काम या किसी कॉलेज में पढ़ाई करनी है, लेकिन रूस पहुंचने के बाद उन्हें जबरन रूसी सेना में भर्ती कर दिया गया और सीधे युद्ध क्षेत्र में भेज दिया गया। कई युवकों ने वीडियो कॉल या वॉइस मैसेज के जरिए अपने परिवारों को बताया कि उनके हथियार थमा दिए गए और अब वे घर नहीं लौट पा रहे। प्रदर्शन में शामिल परिवारों ने विदेश मंत्रालय और रूसी दूतावास पर यह आरोप लगाया कि अब तक उन्हें केवल कोशिश की है जैसी बातें ही सुनाई दे रही, लेकिन कोई ठोस कदम या परिणाम नजर नहीं आ रहा है।
और आप देख रही हमारा चैनल ट्रेडिंग से टक्कर। साथ ही अभी सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल और दबा दें बेल आइकन ताकि हर ब्रेकिंग न्यूज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले।